हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि स्वागत करता हूं। आज का ये लेक्चर थोड़ा सा खास होने वाला है क्योंकि आपको पता है कि सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा था हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री के रिजाइनेशन को लेकर, वो आज सफल हुआ है। तो इस पे मतलब उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया है। तो इस पे हम बातचीत करेंगे, इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है और मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। एक मंत्री रिजाइन देते हैं तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल हमारे पूरा मंत्रिपरिषद पे। तो इन सारी चीज़ों को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको समझेंगे कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, कौन इनको हटा सकता है। तो ये सब बात हम आज के इस लेक्चर में समझेंगे। देखो साथी, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा संविधान का भाग 5 है, जो पॉलिटी बैच हमारा 8 बजे से चल रहा है, उसमें हमें अपने आपको बताया है कि संविधान में टोटल अगर देखें तो क्रमानुसार 22 यानी 22 भाग है और ऐसे संख्या में देखें तो 25 भाग है। ठीक है, तो हमारे संविधान के अंतर्गत टोटल संख्या में अगर जाएंगे तो 25 भाग है। इसी में से एक भाग है भाग 5। तो भाग 5 आगे जो संविधान पढ़ लिए हैं उनको तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें अपने नोट्स में ही मिल जाएगी अगर वो इसी के साथ अपना रिवीजन करना चाहें तो। और बाकी जो बैच चल रहा है अभी पॉलिटी का सुबह 8 से 9 बजे, उसमें तो ये आगे आ ही जाएगा क्योंकि अभी हमारा, जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा सुबह के क्लास में पार्ट 4 अभी चर्चा में चल रहा है डीपीएसपी। तो नेक्स्ट क्लास में पार्ट 5 ही आएगा जिसमें इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्ट 5 के अंदर हम जाएंगे। तो पार्ट 5 के अंतर्गत आप जाओगे तो बहुत सारे आर्टिकल है, लगभग ये 52 से आर्टिकल शुरू होता है और 151 आर्टिकल तक, मतलब ये पार्ट 5 में बातें दी गई हैं। इसमें केंद्र की कार्यपालिका, फिर इसमें विधायिका, फिर जुडिशरी और ये सब के बारे में दिया हुआ है। इसी में से एक पार्ट है हमारा सेंट्रल की कार्यपालिका या केंद्र की कार्यपालिका। तो इसी में केंद्र की कार्यपालिका आप पढ़ते हैं, केंद्र की जो कार्यपालिका होती है उसके बारे में पढ़ते हैं, केंद्र की कार्यपालिका। अब केंद्र की इस 52 से लेकर 151 आर्टिकल में केंद्र की कार्यपालिका में अगर जाएंगे तो ये आपको जो आर्टिकल मिलेगा वो 52 से शुरू होगा और लगभग 78 तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एक बात इसमें बात करें कि केंद्रीय कार्यपालिका में कौन कौन आता है। तो केंद्रीय कार्यपालिका में 4-5 बातें आप दिमाग में रखिए। सबसे पहले तो केंद्रीय कार्यपालिका का जो हेड होता है वो हमारा राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद से केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत ही आपके उपराष्ट्रपति आते हैं जो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। इसी में आपका पीएम, प्राइम मिनिस्टर और फिर मंत्रिपरिषद भी आपके शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद ये आपके शामिल होते हैं। उसी में आप जाएं तो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये भी आपको केंद्रीय कार्यपालिका के भाग होते हैं। तो अभी हम जो बातचीत करेंगे इस लेक्चर में, इस वाले टॉपिक पे बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद का ये गठन कैसे होता है और ये प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। ये लेटर है अभी पब्लिश हुआ है कि हमारा जो, इसमें आप देख सकते हैं कि लिखे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना रिजाइनेशन दे दिया है और इसको राष्ट्रपति ने एक्सेप्ट भी कर लिया है इमीडिएट इफेक्ट, मतलब तुरंत तत्काल प्रभाव से। ये हमारा संविधान का आर्टिकल 75 और क्लॉज 2 है। अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 75 के बारे में। ठीक है, तो इसके तहत इनका रिजाइनेशन हो गया है। उसके बाद से लगे हाथ ये भी खबर अभी इसी मतलब प्रेस रिलीज में आपको देखने को मिल जाएगी कि जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं श्री प्रहलाद जोशी जी, जो ऑलरेडी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको ही शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का अभी चार्ज दे दिया गया। मतलब अपने वो पोर्टफोलियो को संभालेंगे ही, अपने मंत्रालय को देखेंगे ही और साथ ही साथ अब वो शिक्षा मंत्रालय को भी देखेंगे। मतलब वो नए शिक्षा मंत्री भी बन गए हैं। ठीक है, वो प्रहलाद जोशी जी। इसके पहले उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में भी वो हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब एजुकेशन मिनिस्टर, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसको भी देखेंगे। ठीक है, अब देखो साथी, जो मंत्रिपरिषद होता है हमारा संवैधानिक प्रावधान में आप जाएं तो इसमें 2-3 आर्टिकल आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे कि जो हमारा एक आर्टिकल है आर्टिकल 74, जो हमारा संविधान का है अनुच्छेद 74। तो हमारा संविधान का जो आर्टिकल 74 है 74, तो इस 74 में देखेंगे आर्टिकल 74 में, तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट, जो हमारा कार्यपालिका का अध्यक्ष है राष्ट्रपति, तो अपना राष्ट्रपति जितना भी काम करेगा वो प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व वाली एक मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व वाली एक मंत्रिपरिषद होती है। इसी मंत्रिपरिषद के सलाह से अपना जो ये राष्ट्रपति होते हैं वो अपना काम करते हैं मंत्रिपरिषद के सलाह से। ठीक है, तो ये सबसे हमारे
संसदीय अगर लोकतंत्र में देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति तो आप देखते हैं इनका सब काम ये मंत्रिपरिषद करती है। मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, ये पूरी प्रक्रिया तो डिटेल क्लास में हम बातचीत करते हैं, लेकिन आर्टिकल 74 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, अच्छा इसी में एक आर्टिकल 53 भी आता है जिसमें ये लिखा गया कि राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। वो तो डिटेल में चीज़ें हो जाएंगी, तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं 74 कि राष्ट्रपति अपने कार्यों को जो भी करते हैं वो मंत्रिपरिषद और प्राइम मिनिस्टर के सलाह से करते हैं। अब देखो इसमें एक बात है कि ये मंत्रिपरिषद क्या होता है। तो मंत्रिपरिषद का अगर सामान्य सा जो ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, यानी मंत्रियों का जो ग्रुप होता है, मंत्रियों का ग्रुप जो होता है, मंत्रियों का ग्रुप, उसी को हम सामान्यतः मंत्रिपरिषद के नाम से जानते हैं। अब ये मंत्री में भी अभी देखेंगे तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक जो सबसे पावरफुल इसमें होते हैं, एक होते हैं कैबिनेट मंत्री जो अभी बात करें तो कैबिनेट मंत्री हैं टोटल 30 हैं, जिसमें से एक रिजाइन कर गए हैं, तो अभी हो जाएंगे कितना 29, ठीक है। अगर इसमें जाएंगे तो एक राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होते हैं, राज्य मंत्री जिसको ब्रैकेट में आपको लिखना मिलता है स्वतंत्र प्रभार। तो अगर इनको देखेंगे तो ये अप्रोक्स अभी लगभग 5 हैं, और बाकी जितने मंत्री हैं ये सब राज्य मंत्री के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी होता है जिसको उपमंत्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ये टोटल मंत्रियों की संख्या होती है। तो उपमंत्री तो अभी नहीं दिख रहा है, कैबिनेट मंत्री आपको अभी 30 दिख जाएंगे, फिर स्वतंत्र प्रभाव में ये 5 मंत्री दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके, लेकिन ये तो अभी 29 हो गए, जो 30 थे वो 29 हो गए हैं, तो अभी इसको भी दिमाग में रखना है। और ये राज्य मंत्री अभी 29 है। हालांकि इन 29 में से एक रात को ही एक पंजाब के कोई सिख लीडर थे जिन्होंने अपनी त्यागपत्र दिया हुआ है, ठीक है। तो एक यहाँ से त्यागपत्र दे दिए, ये वाला पॉइंट देखिए कि यहाँ से त्यागपत्र दी गई, तो ये हो गया 29, और ये ये थे आपका टोटल अगर जाएंगे राज्य मंत्री, ये थे 36, तो इसमें से एगो रात को रिजाइन कर दिए हैं, तो ये हो गए 35। तो अभी टोटल मंत्रिपरिषद में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 35 प्लस ये आपका 29, ये आपका हो जाएंगे कैबिनेट मंत्री, और ये 5 हो जाएंगे अभी स्वतंत्र प्रभार वाले, तो 35, 5, 40, और 40 और 29 ये टोटल हो गया 69 प्लस 1 अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी मंत्रिपरिषद के हेड होते हैं। तो अभी टोटल हमारे मंत्रिपरिषद में इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर अप्रॉक्स 70 लोग अभी कार्य कर रहे हैं, जो अलग अलग मंत्रालय और सारी चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अब इसमें हम बात करते हैं कि मंत्रिपरिषद में ये जितने सारे मंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है, कौन इनकी नियुक्ति करता है, या फिर इनको पद से हटना होगा तो क्या प्रावधान होगा, उसको भी हम अब बातचीत करेंगे। अब देखो भाई, ये अभी तो 70 है, लेकिन एग्जैक्ट अगर बात करें कि कितने सर मैक्सिमम हो सकते हैं, तो इसमें भी एक प्रावधान है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जिसमें प्रावधान किया गया कि लोकसभा का जितना हमारा टोटल सीट है उसके 50% जो है 15%, इससे अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको दिमाग में भी रखना है 15%। तो लोकसभा की टोटल सीट अभी कितनी है 543, इसका 50% निकालेंगे तो वही 80 या 81 आपको मिलेगा। तो अभी कितने हैं टोटल 70 हैं, 70 दो लोगों के त्यागपत्र देने के बाद, ठीक है। अब 2 लोग एक बोल रहे थे, कल आप न्यूज़ में देखे होंगे, वो पंजाब के जो मंत्री हैं शायद उनका कोई राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपना रिजाइनेशन दिया है। अब भी जितने मंत्री होते हैं उनकी और नियुक्ति कैसे होती है, अब देखो भाई, अब तो एक इसमें आपका प्राइम मिनिस्टर हैं, ये आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति जो होता है वो आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में ही ये बात लिखा हुआ है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी नियुक्ति कौन करेगा भाई, राष्ट्रपति करेंगे। तो क्लॉज 1 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति करेंगे। इतना बात तो आप समझ गए कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है हमारा आर्टिकल 75 क्लॉज 1, तो राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति किसको करेंगे, अब डिटेल क्लास में फिर डिटेल क्लास की बात हो जाए कि राष्ट्रपति जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं उस व्यक्ति को ये प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर देते हैं। तो एक व्यक्ति तो आपका भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए, कौन, राष्ट्रपति। अब आगे की अगर बात करें तो अब देखो प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब जितने सारे मंत्री होते हैं, मंत्री, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर दिया। अब मंत्री परिषद के जितने मंत्री होंगे इनकी भी नियुक्ति करेगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन ये बिना प्राइम मिनिस्टर के सलाह से नहीं कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो सलाह देंगे
उसी के बिहाफ पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। तो इस बात को आप दिमाग में रखिए कि मंत्रिपरिषद में जितने सारे मंत्री होते हैं ये सब प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को एज ए मतलब मिनिस्टर या मंत्री उनको नियुक्त कर देते हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो राज्य मंत्री हो, चाहे वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो, कोई भी मंत्री हो, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है, आर्टिकल 75 क्लॉज 2 उनको हटाएगा, प्रसाद पर्यंत होते हैं तो उनको हटाएगा भी राष्ट्रपति, लेकिन इसका सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री देगा। हालांकि हटाने का पावर राष्ट्रपति के पास भी है, राष्ट्रपति भी इसको हटा सकता है, लेकिन सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर के सजेशन के बाद ही ऐसा होता है। ठीक है, तो एक बात दिमाग में रखिए, तो प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के सलाह के बाद के राष्ट्रपति। तो जितने सारे मंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, इनको पद से हटा भी सकता है राष्ट्रपति, जिसमें सलाह लगता है किसका? प्रधानमंत्री का। एक तो बात ये हो गया। देखो साथी, अब इसमें जो कल वाला एक छोड़ देते तो टोटल 71 लोग थे, टोटल तो 72 थे, जिसमें एक राज्य मंत्री ने कल अपना त्याग पत्र दे दिया, एक व्यक्ति ने आज दे दिया। अब इन दो लोगों के देने से हमारे इस पूरा जो मंत्री परिषद में 72 लोग थे, 1 + 79, 1 प्राइम मिनिस्टर और 71 ये आपका मंत्री, तो इन पे मंत्री परिषद पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अब जब कोई मंत्री अपने पद से रिजाइन देता है तो हमारे मंत्री परिषद पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, एज इट इज मंत्री परिषद अपना कार्य करते रहती है। जो व्यक्ति गया है उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति काम करने लगता है या उसकी नियुक्ति हो जाती है। जैसे अभी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ तो प्रहलाद जोशी को प्राइम मिनिस्टर ने सजेस्ट किया है राष्ट्रपति को कि आप इनको आप एज ए शिक्षा मंत्री नियुक्त कर दें। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है कि मंत्री परिषद में अभी तो 72 लोग थे, इसमें से 2 लोग हट गए तो अभी बन गए 1 + 69 सब मंत्री लोग हैं। तो अभी तो टोटल हो गए कितना? टोटल लोग हो गए 70। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखना है कि प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पे भूमिका होती है। परंतु अगर प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देते हैं तो यहाँ पे एक बात समझना है कि अब ये जो 69 लोग हैं इसमें से कोई मंत्री त्यागपत्र देगा, आएगा जाएगा, उससे मंत्री परिषद या गवर्नमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। परंतु अगर प्राइम मिनिस्टर अगर पद से इस्तीफा देते तो ऐसा माना जाता है कि वो सबसे प्राइम मिनिस्टर चूंकि केंद्रीय कार्यपालिका का वो मतलब मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, इसलिए जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर अपने पद से त्यागपत्र देता है तो मंत्री परिषद स्वतः ही मंत्री परिषद कंप्लीट रूप से खत्म हो जाती है या समाप्त हो जाती है। फिर दोबारा से पूरी सरकार का गठन करना पड़ता है, तब जाके प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसका एग्जाम्पल आपने बिहार में देखा होगा कि कैसे बिहार में हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे नीतीश कुमार जी, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से, तो पूरा मंत्री परिषद खत्म हो गई। फिर दोबारा जब सम्राट चौधरी जी शपथ लिए तो उसके बाद से फिर दोबारा पूरे मंत्री परिषद और तमाम चीज़ों का गठन हुआ। तो एक बात आप क्लियर समझ गए कि कोई मंत्री अगर मंत्री परिषद से जाएगा तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, परंतु अगर प्राइम मिनिस्टर या स्टेट में अगर चीफ मिनिस्टर अगर अपने पद से रिजाइन देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, किसी भी कारण से पद रिक्त होता है, तो फिर वो पूरा मंत्री परिषद वहाँ से मतलब वो मंत्री परिषद ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इतना बात समझ गए आप। ये छोटा सा एक लेक्चर था जिसमें पूरा मंत्री परिषद। अब आइए इस लेटर को देख लेते हैं कि कितना ये लेटर में क्या क्या बातें कही गई हैं। अब आसानी से सारी चीज़ों को आप समझ लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, एकदम जो बात आपको हम बताए हैं लगभग सारी बातें आपको इसमें अब देखने को मिल जाएगी। देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं, एज एडवाइस द प्राइम मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके सलाह से, हैज़ एक्सेप्टेड द रिजाइनेशन ऑफ श्री धर्मेंद्र प्रधान फ्रॉम द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जो मंत्री परिषद है, केंद्रीय मंत्री परिषद, ठीक है, विथ इमीडिएट इफेक्ट मतलब तुरंत प्रभाव से उनका जो रिजाइनेशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। और ये हमारे जो आर्टिकल 75 क्लॉज 2 है उसके अधीन ये सारा काम हुआ है। ठीक है, फर्दर मतलब फिर उसके बाद से एड एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट हैज डायरेक्टेड दैट द श्री प्रहलाद जोशी कैबिनेट मिनिस्टर एज असाइंड द चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन एडिशनल टू एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। मतलब उनका जो अपना मंत्रालय चल रहा है तो श्री प्रहलाद जोशी ये हमारे प्रहलाद जोशी ये पहले से ही कैबिनेट में शामिल हैं, मतलब ये केंद्रीय मंत्री परिषद के हिस्से हैं। अभी बोले कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो होता है वो अभी ये देख रहे हैं। इसके साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी इनके पास है। अब इन
इस दो मंत्रालय होने के साथ साथ अब ये जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है यानी शिक्षा मंत्रालय है, भी उस शिक्षा मंत्रालय उसके भी ये मंत्री बन गए हैं। तो फिलहाल अभी जो शिक्षा मंत्री हैं वो अभी प्रहलाद जोशी हो गए हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चीज़ें जो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है वो हम सारा चीज़ आपको बता दी हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं और आगे ऐसे वीडियो बनाने के लिए हेल्प मिलता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर।